जो आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत। और संस्कृत की बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, ठीक ना। आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों को मन में यह बात चलता होगा अभी कि जो हमारे बोर्ड परीक्षा में संस्कृत से लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं। हम क्या करें कि हमें 16 नंबर अंक प्राप्त हो जाए, वो भी आसानी से। ठीक, जो आज क्लास होने वाली है, हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। पर इस विषय बात करने से पहले हम आपको संपूर्ण विषय की जानकारी दे दें और हम आपको विषय के जो संस्कृत विषय है पाठ बाय पाठ इनके बारे में बता दे तो आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न अभी ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप हमें 10 मिनट समय दीजिए और हम आपसे सवाल भी करेंगे, तो सवाल भी दिखाएंगे भी बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे गए प्रश्न है, क्या सभी प्रश्न इनसे लड़ रहा है कि नहीं। बस आप हमें 10 मिनट का समय दे दीजिए और 10 मिनट में हम आपको प्रत्येक पाठ को थोड़ा बहुत जानकारी देकर आपको हम ये विश्वास दिला दें कि नहीं, यहीं से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेदेर करते हुए। और आज की क्लास में हम आपको 3 से 4 नंबर के एक्स्ट्रा भी बताएंगे। वो 16 नंबर तो है, उसके बाद 4 नंबर और बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना। जैसे अलस कथा पाठ है क्या है, पाटलिपुत्र वैभव क्या है, मंगलम पाठ कौन सी पाठ है, पदात्मक गधात्मक, ये सभी बातें आप लोग साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप लोग के बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में कोई थोड़ा कष्ट न उठाने पड़े। देखिए, किताब पढ़ने से पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि परीक्षा दृष्टि से कौन कौन महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा बहुत जान लीजिए उनके बारे में, नहीं तब ना अच्छा होता है। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत विषय पढ़ना है हम लोग को, तो यह पहले जान लीजिए कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर करते हुए, ठीक है। चलिए माइक को दे दीजिए। चलिए आप लोग पहला पाठ है मंगलम, क्या है जी, मंगलम है पहला पाठ, ठीक ना। अब बता दें कि इस पाठ के लेखक जो है ना वो महर्षि वेद व्यास है। कौन है जी, महर्षि वेद व्यास है। ये थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं हम लोग को, महर्षि वेद व्यास है। यह जो मंगलम पाठ है यह उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, उपनिषद से। देखिए इससे आप लोग 3 से 4 नंबर अभी क्लियर कर देंगे। देखिए मंगलम जो है इनके लेखक कौन है जी, महर्षि वेद व्यास। ये कहां से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। इसमें टोटल ना 5 मंत्र संकलित, कितने मंत्र है उपनिषद में, 5 मंत्र है। क्लियर? चलिए अभी आप लोग 3 नंबर क्लियर हो गया। मंगलम पाठ लेगा कौन है जी, महर्षि वेद व्यास। ये कहां से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। सिर्फ 5 मंत्र है। कौन सी पाठ है, देखिए जो मंगलम पाठ है ना ये आप लोग का है पदात्मक पाठ। क्या है जी, पदात्मक पाठ। क्लियर? देखिए आप लोग आसानी से मतलब आराम से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। मंगलम पाठ लेगा कौन है, महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ क्या है, पदात्मक पाठ है। मंगलम पाठ कहां से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है। चलिए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र संकलित है। देखिए इस पाठ में हम लोग को यही पढ़ना है। तो ये पाठ हम पढ़ेंगे, इसमें ना महान पुरुष की विवेचना की गई है, आत्मा के स्वरूप की विवेचना की गई है। मतलब इनमें आत्मा की, जिसमें इस पाठ में हम लोग का सत्य, जब पाठ हम पढ़ेंगे सत्य के बारे में बताया गया है, सत्य से महान पुरुष के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। मंगलम पाठ में, इस पाठ में पढ़ेंगे हम लोग तो हमें लगेगा ना हम
मतलब देवी देवताओं के आकर्षण होते हैं। कैसे एक विद्वान पुरुष अपने रूप और स्वरूप को त्याग कर एक दिव्य शक्ति होती है प्राप्त कर लेते हैं, इसी पाठ में पढ़ना है हम लोग को। इस पाठ में हम लोग ये बताया गया है जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाती है, उसी प्रकार से महान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप स्वरूप को छोड़कर वो क्या होते हैं, मतलब विद्वान, मतलब दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इस पाठ में हम लोग को आत्मा के बारे में विचार की गई है। क्लियर हो गया? तो भैया मंगला मतलब होता क्या है? देखिए मंगला मतलब होता है अच्छा होता है, कुशल होता है। थोड़ा समय लगेगा पर आप लोग हर एक पाठ से थोड़ा बहुत जानकारी पक्का ले लेंगे, पर आप लोग कुछ सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए समझ गए आप लोग? तो समझ गए जी। मंगलम पाठ दिया कौन है? महर्षि वेद व्यास। ये कहाँ से है जी? पदार्थ पाठ है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। मंगल मतलब होता क्या है? अच्छा या कुशल होता है। क्लियर? चलिए हम आपसे इसमें सवाल भी कराएंगे, चिंता मत करिए। पहले आप लोग थोड़ा बहुत पाठों के बारे में जान लीजिए। बस हम आपसे 10 मिनट समय मांगे हुए हैं। 10 मिनट के बाद हम सवाल कराएंगे, उसके बाद बताएंगे कौन कौन पहला पाठ है, कौन कौन पाठ है। देखिए पाटलिपुत्र जो वैभव है ना, इस पाठ में हम लोगों को पटना के बारे में बताया गया है। पटना के प्राचीन इतिहास के साथ साथ इनके वर्तमान में जो प्रसिद्ध स्थल है, इनके बारे में भी वर्णन किया गया है। ठीक ना? प्राचीन के साथ साथ इतिहास की परंपरा को, देखिए प्राचीन के साथ साथ इतिहास की परंपरा को देखते हुए आधुनिक समाज के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, इनके पाठ में वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र वैभव के पाठ में। क्लियर? तो चलिए अगले पाठ जो है हम लोग का पाठ 3 है, वो पाठ 3 है अलस कथा। क्या है जी? अलस कथा। थोड़ा सा माइक को, क्या है जी? अलस कथा। ठीक ना? अलस कथा जो पाठ है, इस पाठ के लेखक विद्यापति हैं। क्या कौन है जी? विद्यापति है। बस थोड़ा बहुत इस पाठ के लेखक कौन है जी? विद्यापति है। यह एक कथात्मक पाठ है, कथात्मक पाठ है। इसमें पुरुषों की परीक्षा होती है। ठीक ना? पुरुष परीक्षा कथात्मक पाठ है। इस पाठ में हम लोगों को यही बताया गया है कि कैसे हम अपने आलस्य को दूर रखें, मतलब आलस्य के निवारण के बारे में बताया गया है अलस कथा पाठ में। ठीक है, चलिए अलस कथा पढ़ रहे कौन है जी? विद्यापति है। अलस कथा क्या है? कौन है जी? कथात्मक पाठ है। कौन कथात्मक पाठ है जी? तो पुरुष परीक्षा कथात्मक पाठ है। देखिए जो हम आपसे वादा किए हैं कि आपको लघु प्रश्न कहाँ से आते हैं, वो सभी बारे में बताएंगे। पहले ये थोड़ा जान लीजिए कि यही प्रश्न आप लोग आते हैं। ठीक ना? अलस कथा पाठ में क्या बताया गया है कि कैसे हम अपने आलस्य को दूर कर सके। ठीक ना? आलसी जो लोग होते हैं, देखिए इस पाठ में ना 4 ऐसे व्यक्ति है जो पूरे आलसी है। 4 व्यक्ति आलसी हैं, ठीक ना? जिन्हें मंत्री विदेश्वर है, मंत्री क्या नाम है? विदेश्वर। जो इनके जो आलस लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग आश्रम बनाए हुए हैं और खाना खिलाते हैं। ये देखते हुए भी कुछ लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जब चलिए फ्री मिल रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। ठीक ना? कहानी ऐसा भी है, ठीक है? जो कहानी पढ़ेंगे आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी पाठ 3 तक कर ली है। उसके बाद संस्कृत साहित्य लेखिका, आपको हम बता दें कि यह एक निबंध है। जो संस्कृत साहित्य है यह एक निबंध है। इस पाठ में हम लोग यह बताया गया है कि जिस प्रकार से हमारे संस्कृत भाषा में, जिस प्रकार से हमारे संस्कृत भाषा में पुरुषों ने योगदान दिए हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों ने भी, महिलाओं ने भी
हमारी संस्कृत भाषा में अपन योगदान दिए है। मतलब वैदिक युग से चले आ रहे हैं, मतलब भाग लेते आ रही है महिलाएं। तो इस पाठ में हम लोगों को लेखिकाओं के बारे में जानना है, जो प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं इनके बारे में जानना है, जो संस्कृत भाषा में हम लोग को क्या दिए, योगदान दिए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत करके पाठ 4 तक अध्ययन कर लिए। चलिए पाठ 5 क्या है, भारत महिमा। जब इस पाठ को आप लोग देखें तो सुने भारत महिमा, तो आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में हम लोगों को यही बताया गया है, मतलब भारत के जो स्थल है, जन्मभूमि है, इनके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक ना। मतलब भारत के प्राचीन महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहाँ जा रहे हो तुम? तो याद करो, जो सूत्र मिला है ना याद करने के लिए, याद करो। देखो किधर होगा सवाल है, सवाल ध्यान दो। चलिए जी, चलिए। तो भारत महिमा हम लोग का भारत के महत्व के बारे में बताया गया है, आधुनिक महत्व, जो प्राचीन महत्व। तो भारत का जो प्राचीन महत्व में ना, भारत को इतना महत्वपूर्ण दिया गया था, जो हमारा देश भारत है इतना महत्वपूर्ण दिया गया था कि यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरस रहे थे, ठीक ना। तो भारत में पाठ में क्या पढ़ना हम लोग, तो भारत के बारे में पढ़ना है। चलिए अगला पाठ है भारतीय संस्कार। देखिए इस पाठ में हम लोग ना अपने संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमें संस्कार कहाँ से आते हैं, हमें संस्कार से क्या लाभ होता है, ये सभी सवालें हम लोगों को इस पाठ में पढ़नी है, ठीक ना। क्या पढ़ने जी, हमारे संस्कार, मतलब संस्कार कहाँ से आते हैं। देखिए संस्कार जो है ना, वो हमें परिवार से आते हैं, फैमिली से आते हैं, टीचर से आते हैं, नहीं शिक्षकों से संस्कार आते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत तेज है, ठीक ना, पर आपको किसी से बात करने की तमीज नहीं है, किसी से आपको बोलने की तमीज नहीं है, किसी से आपको रहने मतलब रहने की जो बुद्धि विवेक है वो भी नहीं है आप लोग के, वो पढ़ने लिखने से क्या फायदा। तो इस पाठ में हम लोगों को यही बताया गया है कि जो हमारे युवा लोग हैं, जो हमारे युवा बच्चे हैं, ताकि अपने संस्कार को मतलब देख सके, मतलब संस्कार गुण अपने अंदर ला सके। आपको हम बता दें कि आपका जो संस्कार होता है ना, यही आपकी पहचान होती है। आप जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे ना, तो व्यवहार आप किस प्रकार से करते हैं, कि आपके व्यवहार किस पर होता है जी, संस्कार के ऊपर से होता है। और आप लोग, आपके अंदर संस्कार है तो आप बड़े लोगों से अच्छे से बात कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से वार्तालाप कीजिएगा। तो संस्कार हमें समाज में एक अलग होने की भूमिका दर्शाती है, ठीक ना। तो इस पाठ में हम लोग को संस्कार के बारे में जानना है। चलिए अगला पाठ है नीति श्लोक। अगला पाठ क्या है जी, नीति श्लोक। इस पाठ में हम लोग ना विदुर के 10 श्लोक के बारे में पढ़ता है। जो महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत जो 10 अध्याय हैं, उनके प्रसिद्ध विदुर नीति के 10 श्लोकों के बारे में अध्ययन करना है। नीति श्लोक का पाठ क्लियर। नीति श्लोक का पाठ किसका अध्ययन करना है जी, विदुर के। याद रखिएगा किनका, विदुर के। चलिए धीरे ज्यादा जान नहीं सकते हम लोग। चलिए अगला है क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा में ना देखिए, जो क्रमवीर कथा पाठ है, ये आप लोगों को ये नहीं बताया ना कि भारतीय संस्कार क्या है। देखिए भारतीय जो संस्कार है ना जी, भारतीय जो संस्कार है, भारतीय जो संस्कार है ना, यह एक निबंध है। क्या है जी, निबंध। चलिए निबंध। जो भारत महिमा है ना, यह एक पदात्मक पाठ है। क्या है जी, पदात्मक पाठ है। जो नीति श्लोक है ना, यह भी क्या है, पदात्मक पाठ है। क्लियर। हम सभी अलग अलग लिखवा देंगे और इतना जान लीजिए। चलिए क्रमवीर कथा क्या है जी, क्रमवीर कथा आपको पाठ से लग रहा है कि एक कथात्मक पाठ है।
क्या है जी, कथात्मक पाठ है। ठीक, कर्मवीर कथा पाठ में जो है, इस पाठ में हम लोग यही बताया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे पुरुष है जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास दौलत नहीं है, ठीक ना, जिनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पर वो जो दलितों में भी जन्म लिए हैं, ठीक ना, दलित में जन्म उनका हुआ है, उनके पास धन भी नहीं है, ठीक ना, लेकिन विपरीत परिवेश में रहकर भी अपनी इच्छा शक्ति एवं उन्नति के कारण ना वो एक ऐसे उच्च पद पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी लोगों का सपना होता है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा यही मिलती है कि जो हमारे युवा लोग हैं, तो पुरुषों में ना आत्म सम्मान, पुरुषों में आत्म सम्मान एवं आत्मविश्वास की इच्छा उत्पन्न होती है। फिलहाल ही 12th फेल मूवी आया हुआ था, उस मूवी में हम लोग यही दिया गया, बताया गया था कि अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर विश्वास को कैसे रखें। ठीक उसी प्रकार से कर्मवीर कथा पाठ में हम लोग यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे जिंदा रख सकें। समझिए आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 9, स्वामी दयानंद। ठीक है, इस पाठ से आपको लग रहा होगा कि जो स्वामी दयानंद है ये क्या है जी, निबंध है, क्या है, निबंध है। तो इस पाठ में हम लोगों ना स्वामी दयानंद के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करनी है, मतलब स्वामी दयानंद के जीवन जो वर्णन है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करनी है। तो जो स्वामी दयानंद थे, आपको इन्होंने ना आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन जी, स्वामी दयानंद, है ना, 19वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय थी समाज सुधारकों में। इन्होंने समाज सुधार मतलब शिक्षा में सुधार किए, देश विदेश जाकर क्या भी शिक्षा में सुधार किए, है ना। स्वामी दयानंद ने ना स्वामी दयानंद ने ही DAV जैसे संस्थाओं को प्रेरित किए। समझिए। तो इस पाठ पे हम लोगों को स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना क्लियर हो गया। तो चलिए पाठ नंबर 10, मंदाकिनी वर्णम। क्या है, पाठ नंबर 10 क्या है, मंदाकिनी वर्णम। हम आपको बता दें कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, तो इस पाठ कौन पाठ है, यह एक पदात्मक पाठ है। क्या है, पदात्मक पाठ। इस पाठ में हम लोग को मंदाकिनी एक नदी है, ठीक ना, मंदाकिनी एक नदी का नाम है जो चित्रकूट के निकट बहने वाली है। जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ना, यह अयोध्या कांड से संकलित है। कहाँ से है जी, अयोध्या कांड, मतलब रामायण से है। इनके जो लेखक है, इनके लेखक है महर्षि वाल्मीकि। कौन है जी, वाल्मीकि है। इस पाठ में लेखक महर्षि वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णम के क्या है जी, पदात्मक पाठ है। यह रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। जो चित्रकूट के निकट के बहने वाली जो नदी है, छोटी सी नदी है, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। तो इस पाठ में मंदाकिनी के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, मंदाकिनी नदी के बारे में थोड़ा जानकारी करनी है। चलिए अगले पाठ, व्याघ्रपति कथा। क्या है जी, व्याघ्रपति कथा है। देखिए व्याघ्रपति कथा ना आपको बता दें कि इस पाठ के लेखक जो है वह है पंडित नारायण, पंडित क्षमाराव नारायण जो है। चलिए क्षमाराव नारायण, बस थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। पंडित क्षमाराव नारायण, ठीक ना, पंडित क्षमाराव थोड़ा बहुत शॉर्ट में। तो व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है जी, पंडित क्षमानंद, मतलब पंडित क्षमाराव नारायण, ठीक है, पंडित नारायण मान लीजिए थोड़ा बहुत। चलिए पंडित नारायण ही। चलिए व्याघ्रपति कथा में ना हम लोगों को यही बताया गया है, पल कहाँ से लिया गया है, देखिए हितोपदेश के प्रथम श्लोक मित्र लाभ से लिया गया है व्याघ्रपति कथा, ठीक है। व्याघ्रपति कथा में हम लोगों को यही बताया गया है कि अपने लोभ को कैसे वश में करना चाहिए,
नहीं तो लोग मतलब क्या लालची लोग होते हैं। कुछ लालची लोग ऐसे भी हमारे समाज में है, अभी मैं का समय नहीं है पर समाज में भी है लोग, ठीक ना। तो इस पाठ में हम लोग ये बताया गया है कि कुछ व्यक्ति अपने लोभ के कारण, अपने लालच के कारण अपने संपत्ति और जान को भी त्याग देते हैं, जान भी गवा देते हैं, मतलब थोड़ा सा वस्तु खातिर, अपने अल्प वस्तु खातिर अपनी जान को भी त्याग देते हैं। तो इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि अपने लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी भाला होती है, लालच कई हद तक हमको नुकसान पहुंचाती है। आपको मानेंगे ये एक कथा है, तो इस कथा में क्या होती थी, एक पंडित थे, एक शेर था, शेर बूढ़ा हुआ था, जो मानिए शेर के पास में सोने का कंगन था और पंडित के मन में लालच की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी और लालच के कारण पंडित को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस पाठ में हमको यही बताया गया है। जब आपको हम पाठ पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस संख्या पढ़ेंगे तो पंडित हमारा, ठीक है। इस पाठ के क्या है कि एक पंडित है, एक शेर है और एक सोने पास सोने का कंगन है, ठीक ना। ये कहाँ से लिया है जी? हितोपदेश के प्रथम श्लोक अलस का मतलब प्रथम श्लोक मित्र लाभ से लिया गया है। क्लियर, समझ गए आप लोग? चलिए, अगला है कणस से दानवीरता। देखिए, यह एक नाटक है। क्या है जी? नाटक है। आपको हम कह देंगे कौन सा पाठ है जी? संवादात्मक पाठ है, संवादात्मक पाठ है। कणस से दानवीरता क्या है जी? नाटक है, संवादात्मक पाठ है, ठीक ना। महाभारत के प्रसिद्ध जो पात्र कहे वह है कर्ण, ठीक ना। इस पाठ में हम लोग की कर्ण के दानवीरता के बारे में बताया गया है। किस प्रकार इंद्र ने अपने छल पूर्वक कर्ण के कवच कुंडल, ठीक ना, कर्ण के अंगराज, जिसे हम कहा करते हैं मुंगेर भाग को राज्य के कहते हैं अंगराज, ठीक ना। तो इस पाठ में वो कर्ण के कवच कुंडल को कहते हैं इंद्र ने मांग लिया, कैसे? छल पूर्वक से। बहुत थोड़ा बहुत कर लीजिए बस। तो इस पाठ में क्या बताया गया जी? कर्ण से दानवीरता। इस पाठ के लेखक कौन है जी? इस पाठ के लेखक का नाम भास है। कौन है जी? भास। कर्ण से दानवीरता का पाठ कौन है? भास। चलिए, अगले पाठ पढ़ना है विश्व शांति। तो विश्व शांति पाठ में हमको यही बताया गया है कि जिस प्रकार पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, सेना को लेकर, ठीक ना, जिस प्रकार से अशांति फैली पूरा विश्व में, तो इस पाठ में हम लोग को अशांति को निवारण करने के बारे में बताया गया है, कैसे हम अशांति को शांति में बदल सकते हैं। क्लियर। और चौथा पाठ है, 14वां पाठ है आप लोग का शास्त्रकारा, ठीक है। जो 14 पाठ है आप लोग का क्या है? शास्त्रकारा। तो इस पाठ में हम लोग को 2 पद और 3 आधुनिक पद, 2 पद और 3 आधुनिक पद शास्त्रों के बारे में बताया गया है। जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो शास्त्र है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करना है। समझ गए? चलिए, इस प्रकार से हम आप लोगों को पूरे 14 पाठों के बारे में अध्ययन करा देंगे कि क्या क्या पढ़ना है। और इतना जान चुके तो बस आप लोग को थोड़ा सा 2 नंबर काम कर लीजिए, ठीक ना, जो आप पेपर से पूछ जाते हैं। फिर इसके बाद हम सवाल करेंगे तो आप तर्क से बता दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए प्रभु। चलिए, समय काफी ज्यादा हो गया है, 24 मिनट हो गया है, ठीक ना। पर हम समझते हैं कि 24 मिनट में आप लोग बहुत सारी बातें को समझ लिए होंगे, ठीक ना। बस आप लोग 3-4 नंबर काम कर लीजिए। कौन कौन से पाठ क्या क्या है? चलिए, पदात्मक पाठ में कौन कौन आए थे? पदात्मक पाठ में अभी हम आप लोग बताए थे, पदात्मक पाठ को बनाते। देखिए, पहला है मंडलम,
पहला पार्ट क्या है जी, मंथ का नाम है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हो जाएगा हम लोग का भारत महीना, भारत महीना। तीसरा पार्ट नीति सरोकार, और चौथा पार्ट क्या जाएगा, मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम। इस प्रकार से हम लोग पढ़ा था, पार्ट में 4 पार्ट हो गए, ठीक ना। कितना पार्ट जी, 4 पार्ट। 4 पार्ट क्या है जी, पदात्मक पार्ट है। इसके बाद हम कहेंगे कि संवादात्मक पाठ को है जी, संवादात्मक पाठ। चलिए, संवादात्मक पाठ 2 आ जाते हैं जी, कौन कौन जी, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण, शास्त्र का, शास्त्र जो कहा होता है, शास्त्र का वार्तालाप है, क्या है जी, पदात्मक पाठ, संवादात्मक पाठ। उसके बाद आ जाता है निबंध। क्या था निबंध, निबंध में हम लोग क्या आ जाएंगे, चलिए निबंध आ जाएगा हम लोग का संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका। दूसरा आ जाएगा स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का पाटलिपुत्र वैभव, कौन जी, पाटलिपुत्र वैभव। इनके बाद हम लोग आ जाएगा कि दायित्व तो वार्तालाप है, संस्कृत साहित्य लिखेगा स्वामी दयानंद, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार। एक और होता है कि पाठ्यक्रम वैभव हो गया, भारत महिमा वो हो जाए इतनी, भारतीय संस्कार, और किसी बारे में क्या कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन कौन से कथात्मक पाठ है। ये दिख रहा है, तो दिख रहा है, चलिए कथात्मक पाठ कब होनेगी, कथात्मक पाठ दिख रहा है, चलिए कथात्मक पाठ में हो जाएगा अलस कथा पाठ, व्याघ्रपत्ति कथा पाठ। देखिए सब हम लोग अलग अलग कर दिए जी, व्याघ्रपत्ति कथा। उसके बाद तीसरा होगा करमवीर कथा। तो देखिए टोटल हम लोग संस्कृत में 14 पाठ होते हैं, 14 पाठ। 14 पाठ में 4 पाठ आ जाएगा प्रथम पाठ, 2 पाठ कितना जाएगा जी, सर्वात्मक पाठ, और 4 2 6, 6 3 9। पर एक और होता है निबंध की, आपसे दिमाग लगाए, निबंध में कौन कौन, स्वामी दयानंद वर्म हो गया, शस्त्रकारा हो गया, शस्त्रकारा तो नहीं होगा, संस्कृत साहित्य लिखेगा स्वामी दयानंद, पाटलिपुत्र वैभव, भारतीय संस्कार, हाँ विश्व शांति, विश्व शांति, ये भी क्या हो जाएगा, निबंध है। देखिए और आपसे कोई पूछे कि 14 पाठ में कौन प्रातः पाठ कौन, मंगलमय, भारत महिमा, नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णम। संवादात्मक पाठ कौन, 2 पाठ है, दानवीर कर्ण। चलिए माइक को बोल रहे हैं ताकि आप लोग आवाज क्लियर सुना दे। दानवीर कर्ण शस्त्रकारा। निबंध कौन है, संस्कृत साहित्य लेखिका स्वामी दयानंद, पाटलिपुत्र वैभव, और भारतीय संस्कार, विश्व शांति। मतलब जो निबंध है हम लोग का तो 14 पाठों में, तो टोटल 5 पाठ क्या है, निबंध है। 5 पाठ क्या है जी, निबंध है आप लोग का, ठीक ना। और कथात्मक पाठ का है तो कथात्मक पाठ 3 है, क्लियर। चलिए इस प्रकार से जब आप लोग से वादे किए थे कि आपके लघु प्रश्न कहाँ से आते हैं, चलिए हम आपके सामने सभी प्रश्नों उत्तर करा रहे हैं, ठीक ना, सभी प्रश्नों को दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पेपर है आप लोग के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, नहीं लग रहा पेपर, ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में दिए गए जितने भी है, यही परीक्षा होती है आप लोग का, क्लियर। छोड़ दिख रहा है भैया, दिख रहा है ना। चलिए आपको हम लघु प्रश्न करा दे रहे हैं कि लघु प्रश्न क्या क्या दिया गया है।
देखिए जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है ना, वो आता है आप लोग का 16 अंक का। कितना जी? 16 अंक का 8 प्रश्न उत्तर देना होता है, जिन 16 नंबर के होते हैं। क्लियर? चलिए सॉरी भाई, भाई मेरे। चलिए पहला सवाल है आप लोग का, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक ना? प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो बता दीजिए किस पाठ से है जी? पाठ नंबर 2 से है, पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक ना? पाटलिपुत्र वैभव के बारे में नहीं, पाठ नंबर 2 से है, पटना के बारे में बताया गया है। ठीक ना? क्लियर हो गया? समझाए हुए थे ना आप लोग का। दूसरा है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? बता दीजिए किस पाठ से है? तो यह है मंगलम पाठ से। आपको हम बताया था पिछले क्लासों में, पिछले बातों से जब क्लास शुरू बार बताया था, शुरू बार में आप लोग बताए हुए थे कि जिस प्रकार से नदियां अपन नाम और रूप छोड़कर समुद्र मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान जो पुरुष होते हैं अपन नाम और स्वरूप छोड़कर एक दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अलस कथा पाठ के आधार पर आलसियों के बारे में लिखिए। पर ये किस पाठ से है जी? अलस कथा पाठ से है। तो उसके बाद है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में लेखिकाओं के योगदान को लिखे। 21 पाठ से है जी, पाठ नंबर 4 से है, संस्कृत साहित्य लेखिका से है। आपको हम बताए हुए थे जिस प्रकार से संस्कृत में पुरुषों ने अपने योगदान दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं ने भी योगदान दिए हैं। अगला पाठ है हमारी मातृभूमि कैसी है? ये पाठ नंबर 5 से है, भारत महिमा। आपको बताया था कि भारत महिमा पाठ में हम लोग भारत के बारे में वर्णन करना है। ये बताएगा हमारी मातृभूमि कैसी है। चलिए उसके बाद है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? किस पाठ से है जी? स्वामी दयानंद। आपको बताया था मतलब आप लोगों ने बताए हुए थे कि स्वामी दयानंद ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए उसके बाद नीति श्लोक के बारे में वर्णन कीजिए। अगला है कैसे ऋषि गण मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं? तो आपको ये किस पाठ से है जी? मंदाकिनी वर्णन नहीं, मंदाकिनी नदी के बारे में बताया गया है कि कैसे ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान करते हैं। ठीक ना? उसके बाद है अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न है शत्रुता का शमन कैसे होता है? ठीक है। उसके बाद है कणस से दानवीरता पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। मतलब कणस से दानवीरता के बारे में मतलब कणस से दानवीरता अब संक्षिप्त जो विवरण था, थोड़ा सा जो विवरण था आप लोग बता दिए थे, कर्ण के बारे में बताया गया है। उसके बाद है विश्व शांति का सूर्य उदय कैसे संभव है? जिस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जिस प्रकार शांति फैली हुई है, उसको कैसे हम सूर्योदय कर सकते हैं? मतलब विश्व शांति कैसे कर सकते हैं? अगले है स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? ये किस पाठ से है? स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? चलिए उसके बाद है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। सब पाठे आप लोग बता दिए। इस प्रकार से हमको लगता है कि आप सभी लोगों को टोटल पाठ्य पढ़ना होगा। टोटल पाठ 14 पाठ है, 14 पाठों का आप लोग अध्ययन करना होगा। सभी पाठ से आप लोग है ना 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखते हुए सभी पाठों आप लोग को पढ़ना है। चलिए इस प्रकार से हम लोग ने संस्कृत विषय के सब विषयों के बारे में वन शॉट मतलब थोड़ा बहुत जानकारी सब में ले लिए नहीं। चलिए इस प्रकार से हम लोग इतना के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए छुट्टी, बाय।